अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है मजबूरी का इत्तेहाद है और नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि ज़बरदस्ती दी गई हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत का नाम देती है। सियासी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं, कुछ इक़्तिदार में रहते हुए वजारतें नहीं लेती तो कुछ इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन हैं। सियासी रहनुमा और सियासी जमातें बाहम गुत्थम गुत्था हैं। किसी को ज़बरदस्ती पार्टी से निकाला जा रहा है तो कोई खुद नाराज़ होकर पार्टी को अलविदा कह रहा है। पीछे रह जाते हैं अवाम, तो सियासी जमातों को फुर्सत ही नहीं है कि वो अवाम को रिलीफ देने का या दिलाने की कोई कोशिश करें, बल्कि जो जमातें अवाम को रिलीफ देने की बात करती हैं उन्हें मनाजरे का चैलेंज दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तानी सियासत की तारीख में पहली मरतबा ये मंजर देखने को मिल रहा है कि अगर अवाम को रिलीफ देना है तो पहले हुकूमती वजीर के साथ मनाजरा करना होगा। जो हुकूमत मनाजरा करने का चैलेंज दे रही है उसी हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। हुकूमत को ख़तरा है तो वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करें और असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। हुकूमत एक जानिब सियासी मसाइल से दो चार है तो दूसरी जानिब अदालती फैसले भी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। मखसूस सीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया, मगर अब 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आने पर हुकूमत को हौसला मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और आर्टिकल 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। इख्तलाफी नोट मंजर आम पर आने के बाद महसूस होता है कि एक और बहरान में पार्लियामेंट और अदलिया कूद चुकी है, मगर सवाल ये है कि मुल्क में जारी सियासी इंतज़ामी और मौशी बहरान और अदालती फैसलों से पैदा होने वाला अबहाम किस तरह दूर किया जा सकता है। क्या मुल्की सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है या फिर कोई डील ही इस गुत्थी को सुलझा सकेगी। आज हमने अपने पैनल में दावत दी है सीनियर एनालिस्ट आमिर इलियास राना साहब को, इनके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं और अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहती हूँ, मुझे बताएं कि ये वो कहते हैं अंग्रेज़ी में व्हाट्स कुकिंग, ये क्या हो रहा है? हुकूमत एक चीज़ की तरफ जाती है तो दूसरा मसाइल उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही है या फिर वाकई इस वक्त अदलिया के अंदर बैक है? बात सिंपल सी है कि किसी को अगर समझ आ जाती तो कुछ हो ही जाता है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। नफसा नफसी का आलम है, अफरा तफरी है, अदम भाग है और कोई किसी इदारा, कोई रियासत का सुकून में नहीं है, क्योंकि सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और सब ने ये तय कर लिया है कि हमने अपनी अपनी सुपरमेसी पे कायम रहना है और अपना अपनी मर्जी के मुताबिक बात करनी है। जो बात आपने आवाम की कही वो कहीं पे नहीं है, वो बस आपके और हमारे गुफ्तगू के दरमियान में जब हम पे टैक्स लगता है तो हम अवाम बन जाते हैं कि देखें जी तनख्वाहदार तबकों को भी कर लिया, वरना हम भी सारी बहस ही उनके गिरफ्त करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस सारे मखमसे में डाला हुआ है कि किसी तरीके से भी आप कोई बेहतरी का रुख इख्तियार नहीं कर सकते। जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो, अब आप देखें नैयर बुखारी साहब का बड़ा अच्छा आपने शॉर्ट सुनवाया, अगर मैं उनकी आवाज पहचान पाया हूँ, बिल्कुल बोल रहे थे कि जी देखें वो असेंबली तोड़वा दें। अरे भाई, इससे आसान काम है, सदर साहब कहते हैं तुम्हारा वोट लो, पीपल्स पार्टी नहीं देती, आप डिलीवर नहीं कर रहे। देखे ना, आप सब मुआहदे और सौदे करके आए हैं ना, आपको सदारत मिली है, आपको चेयरमैन सेनेटशिप मिली है, आपको गवर्नरियां मिली हैं, BIS मिली है और बेशुमार आप चीजें और मांग रहे हैं। ठीक है, तो गारंटियां वारंटियां आपने सबने ली और दी है ना, फिर ही तो ये सौदेबाजी हुई है, वरना तो आप तो भाग रहे थे PTI की तरफ। PTI ने इनकार कर दिया, तो ऐलान मजबूरी की हुकूमत उनको मिली है। वो तो कहते हैं कि नून लीग के साथ जाना हमारी मजबूरी थी। नहीं, वो तो PTI के साथ जाना चाह रहे थे ना, बिलावल तो बड़े लमखुल्ला कह रहे थे, PTI ने इनकार कर दिया। उसके बाद मजबूरी ये थी कि इक़्तिदार तो चाहिए था ना, चाहे वो PTI के साथ मिलता है या नून लीग के साथ। मैं पीपल्स पार्टी की बात इस वक्त फिलहाल कर रहा हूं। तो उनको वो कह देते कि नहीं हम नहीं देते वोट, तो ये पार्लियामेंट वैसे ही असेंबली ना बनती, थी। यही काम मुस्लिम लीग नून का है। भाई नवाज शरीफ साहब ने दूसरे दिन आके क्यों तकरीर की? शहबाज शरीफ को मैंने कहा है तुम सबसे राब्ते करो, क्यों बनाई हुकूमत अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते थे? आपको नहीं पता था कि क्या हालात बने हुए हैं? फिर आप डिलीवर करना, बहरहाल ये जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि अब आपने हुकूमत ली है तो आप हमें दाएं बाएं के किस्से नहीं सुना सकते। हमें सिर्फ
अब अच्छा, हल चाहिए। ये जो केस सिनेरियो आपने 16 महीने डिस्कस हमें किया है, कहते मैं रहे। चाहूंगी मैं इरशाद भट्टी साहब से भी, आमिर इलाही साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो उनको भी जी, इन्वॉल्व प्लीज। कर लूं। जी, बिल्कुल। ये फूट डलती हुई आपको इरशाद भट्टी साहब नजर आ रही है, या यूं कह लें कि अब बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस हुकूमत का कि जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी के लोग भी कहना शुरू हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हमारी तो उम्रें गुजर गई इन टोपी ड्रामों में, इन डब्बा बंद फिल्मों में, इन जीरे ब्लेडियों में, कि फूट पड़ रही है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ और है, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और है, बिलावल भुट्टो ने आज क्या बात कह दी, आसिफ अली जरदारी का तो इससे उल्टा मौक़िफ़ था। ये मुस्लिम लीग तो ये करने जा रही है, पीपल्स पार्टी तो ये कर देगी। और भाई खेत मिट्टी करना है इन्होंने। 4 मरतबा हुकूमत, अब 5वीं मरतबा इकट्ठे हुकूमत बना के बैठे हैं। इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और बाद का पाकिस्तान देख लें, तबाही बर्बादी फेर दी है। सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले, आप तो खुद बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद ये, और मौजें कर गई है ये एक ख़ास किस्म की अशराफिया इन्हीं ड्रामों में। भाई अगर आपको पीपल्स पार्टी वालों को नहीं ये पसंद, या उनको पता चल रहा है कि हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही, तो अलहदा हो जाएं। वो जो 18 बीमारियों वाले आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनका पिम्स अस्पताल में के तर्जमान ने कहा था कि दिमाग छोटा हो गया, और जिन्होंने खुद भूलने की बीमारी के एडमिट किया हुआ था, वो छोड़ दें ऐवान सदर। बोझ क्यों बने हुए इस खजाने पर? और अगर शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है कि वो खैर से एक मरतबा फिर डिजास्टर साबित हो रहे हैं, तो वो छोड़ दें। और वैसे शहबाज शरीफ साहब को किसने मैंडेट दिया हुआ हुकूमत करने को? उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं। तो इशू पे बेसिकली क्या है? बेसिकली इशू ये है कि एक तो इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, साख लेस है, मैंडेट लेस है ये हुकूमत, और इखलाकी बरतरी लेस है, मकबूलियत लेस है, और ये एक हवा में है। और सारा कुछ वो कर रही है जो जिसके लिए ये आए थे। पहला क्या किया कि अपने सारे गुनाह शुनाह बख्शवाए। दूसरा क्या किया, अब अपने जो इनके दरमियान और इनके बच्चों के गदियों के दरमियान जो एक रुकावट है इमरान खान, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिक्स नहीं हो पा रहे, तहरीक इंसाफ फिक्स नहीं हो पा रही, इमरान खान फिक्स नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है। अब हल इनके पास कोई नहीं है। हल होता तो हम आज यहाँ ना होते पहुंचे हुए। अब मुझे बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह का डिज़ास्टर जो हुकूमत इन 5-6 महीनों की और पिछले 16 महीनों की इकट्ठे करें, निगरान भी खैर यही थे, तो इनका इकट्ठा करें तो बताएं मुझे क्या कारकर्दगी है, क्या बेहतरी आई है। ये क्या कहते होते थे कि इमरान खान निकम्मा है, नायल है, फारग है, आए उससे बड़े निकम्मे, उससे बड़े नायल, उससे बड़े फारग निकले। वो तो गनीमत लगने लग गया, इमरान खान की हुकूमत जो थी वो गनीमत लगने लग गई। वो एक हम बुजदार को रोते थे। अच्छा, फिर मजे की बात जो मुझे आज भी दुख है, ये 2018 का इलेक्शन हमें बताते थे कि 10 साल के प्लान को लेकर आ रहे थे, हमने तो वो खत्म की, इजारादारी खत्म की, हमने तो अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए। उनका स्टांस तो शुरू में आप सुने, वो तो डिफरेंट था ना। आप इनके झूठ को, आप इनकी झूठ और इनकी मुनाफिकत को अगर ग्लैमराइज करना चाहते हैं तो कर लें। मुझे बताएं ना, सिंपल से मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज भी इनके सारे नवाजे हुए लोग रटाते हैं कि 2018 का इलेक्शन आरटीएस बैठ गया था। 16 महीने पहले भुगता गए और 6वें महीना आज है। कोई जाओ यार, ये आरटीएस के मुजरमों को सजा दो। हमें बताते थे फरा गुज्जर खा गई, मानिकाज खा गए, बुजदार खा गए। वो भाई 16 महीने पहले आप हुकूमत भुगता गए, 6ठा महीना आप बैठ किसी को अंदर डालो। पंजाब में तकरीबन तबादलों पे पैसे लगे, इसमें एक चीज मैं भी ऐड कर दूं शाद भट्टी साहब, इसमें मैं भी एक चीज ऐड कर लूं, अकाउंटेबल करो। हाँ, मैं अतर से भी यही सवाल करना चाह रही हूं, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करूं। आर्टिकल 6 लगाने की बात, पाबंदी लगाने की बात, ये 16 महीने की गवर्नमेंट में भी। फरवा 2 जुमले जी, सिर्फ एक, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो जी, सिर्फ 2 जुमले। मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे 12 चार्जशीट हमें सुनाया करते थे कि ये जुल्म हुआ, जाली मुकदमे बनाए गए, कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, फलाना हुआ, भाई आज अब आप इक्तदार में हो, अब करो। तो बेसिक बात यह है कि मसाइल हल हो नहीं पा रहे, मैंडेट इनके पास है नहीं,
मकबूलियत इनके पास है नहीं, अवाम इनके पीछे खड़ी नहीं हो रही, इनकी नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है, इनके कद से बड़े हो गए हैं, तो अब आपस में एक ड्रामे करी जा रहे हैं। किसी ने नहीं छोड़ना, ना पीपल्स पार्टी ने नून को, ना नून ने पीपल्स पार्टी को, आखिरी लम्हे तक एंजॉय करेंगे कि उनकी बका इसी में है। ये तो बेनिफिशरी हैं। ठीक, लेकिन इसके साथ वो जाहिर है कि वो अतर कहा करते थे कि ये 5 का टोला एहतसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो जुर्म करता है वो छूट जाता है वगैरह वगैरह, ये तकरीरें हमने सुन रखी हैं। लेकिन वो अब वो जो पूरा एक स्टांस, एक बयानिया था, उससे तो मुझे लगता है कि नून लीग अभी बिल्कुल ही मुकर चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ऐसे लग रहा है। लेकिन अतर ये जो मखसूस सीट्स को लेके जो जजमेंट हुई और फिर उस पर इख्तलाफी नोट आया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, ऐसा फीलर आ रहा है कि हुकूमत के जो मौक़िफ़ है, जो बार बार हमारे वज़ीर कह रहे हैं कि रीराइट किया गया आइन, हुकूमती मौक़िफ़ तो यही है ना मखसूस सीट्स को लेकर, ये उसकी अक्कासी तो नहीं कर रहा? देखिए, यकीनन इस फैसले के जो इख्तलाफी नोट है, ऑब्वियसली इसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं होगा। ये सिर्फ 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का इख्तलाफी नोट है। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया है। अभी तफसीली जजमेंट आएगी जो 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान लिखेंगे। लेकिन इसमें एक जो हैरानकुन चीज़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अदालत का कोई ऐसा फैसला जो खुदा न खास्ता आइन से मुनासबत या मुताबिकत ना रखता हो, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। तो अगर हर कोई ये मतलब अगर ये शुरू हो जाएगा तो फिर तो कोई भी अदालतों के फैसले को नहीं मानेगा। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अदालत का जो भी फैसला होता है आपको अमल दरामद करना पड़ता है। हाँ, फिर आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं। तो यकीनन ये फैसले को हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, एक सियासी बयानिया हद के बनाने की हद तक तो इस इख्तलाफी नोट को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अदरवाइज इसकी कोई कानूनी सिग्निफिकेंट नहीं है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तफसीली फैसला आया नहीं, इख्तलाफी नोट पहले आ गया, तो ये मैटर तो करता है। जी अभी आया है, लाया गया है, ये नहीं, मैं नहीं सब, मैं तो यही कहूंगा कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खुद लिखा है, लेकिन तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इख्तलाफी नोट पहले आ गया है। काजी फायज ईसा साहब ने भी कहा कि नून लीग की रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, ऑल्दो के रिव्यू पिटीशन तो पीटीआई की भी पड़ी है। नैब केस का जो कानून का केस है, उसका जून से फैसला महफूज है, उसका कहीं पे जिक्र नहीं आ रहा। और इसका जो है कि फौरन ये आए फैसला और फौरन रिव्यू हो, तो हुकूमती ख्वाहिश तो नजर आ रही है। फिर साजिशी थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है आपको थ्योरीज पेश कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत ये उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिन्होंने 3 महीने पहले काजी फायज ईसा साहब की नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि ये अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो अब मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ये क्यों नहीं जारी कर रहे? अब क्या वजह? अब तो उससे भी कम टाइम रह गया, तो ये नोटिफिकेशन जारी करें ताकि ये जो बहरान किसी कैफियत है और साजिशी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो फ्लोट हो रही है वो खत्म हो। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं अगले चीफ जस्टिस साहब का अभी तक नोटिफिकेशन आ रहा? आखिर इसकी क्या वजह है? इसलिए कि ये वही लोग आप ये गालिबन एक्सटेंशन वाली साइड पे तो नहीं इशारा कर रहे? नहीं, ये तो देखिए हुकूमत कहती है ऐसा कोई इरादा नहीं। आप वो उन्होंने एक बात की है, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, मुझे नहीं पता। पर मेरा तो मेन इशू ये है कि जब काजी फायज ईसा साहब का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, तो मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं आ रहा? अगर हुकूमत किसी और जमात की होती तो हम समझ आते, ये तो वही शहबाज हैं, वही जरदारी साहब हैं, वही नून लीग है, वही पीपल्स पार्टी है। तो ये क्या ऐसी वजह है कि जो ये मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे? सही है, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन जो है वो आपके मुताबिक जैसे काजी फायज ईसा साहब को ट्रीट किया गया था, उसी तरह मंसूर अली शाह साहब को भी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इस पे एक और भी देखिए सवाल उठता है। अब ये हम ज़ाहिर है कि इस पे जजमेंट मैं तो नहीं कम से कम दे सकती हूँ कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं या जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो किस तरफ झुकाव रखते हैं, मुझे रखना ही नहीं चाहिए ये तो। लेकिन अफसोस ये होता है, एक ब्रेक लेते छोटी सी, कि हमारे यहाँ पर जब बेंचेस लगते हैं तो मालूम हो जाता है कि फ़ैसला क्या आना है। हमारे यहाँ पर टिल्ट की बिना पर फैसले किए जाते हैं। ये क्यों होते हैं? और फिर ये जो टिल्ट अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ केसेस पे केसेस हो रहे हैं एक शख्सियत के ऊपर, और दूसरी तरफ रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन रिलीफ मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ बराए नाम है, कोई नया केस तैयार होता है। ये क्यों हो रहा है? कब तक चलेगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब क्या इतने ज़्यादा बड़े कद के मालिक हैं कि उनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि मुझसे बात करें, उन्होंने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम भेजा, हुकूमत को भी कह दिया है, तो अब तो मामला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं,
ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये दोनों फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से होती है, या कोई तीसरा फ्रीक बड़ा बन के बिठा के और सालिसी का किरदार अदा करके फैसला करा दे। यहाँ पे अब कोई बड़ा नहीं रहा। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की, मेरे और आपके पाकिस्तान की, जिसमें हम सबको कायदे आज़म का नोट दिखाया जाता है और जो सारे बड़े लोग हैं वो डॉलर, यूरो और पाउंड में जीते हैं और बचते हैं, और हम सबको कहा जाता है कि यही है आपकी करेंसी और यही आपको टैक्स पे करने हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ ने कई को ऑफर की, जरदारी साहब ने की, और उन्होंने हमेशा इनकार किया उस ऑफर पे कि आपसे कोई बात नहीं हो सकती। वो किसी भी लम्हे में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी नहीं बैठते थे, अब भी उन्होंने रिफ्यूज किया और वो फौज से ही सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। अब ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो फौज से क्यों सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। पहले 3 दिन पहले उन्होंने कहा और कल वो अपनी बात से पीछे हट गए कि मैंने तो महमूद खान अचकज़ई का नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने बिल्कुल उन्हीं कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने किया जिन्होंने वो रिपोर्ट किया था कि महमूद अचकज़ई ही उनके बिहाफ पे फौज से बात करेंगे। ब्रिज का तो कल उन्होंने महमूद अचकज़ई को एक साइड पे किया कि वो हुकूमत से बात करेंगे और फौज से मैं खुद बात करूंगा, कि वो मैं किसी और को रास्ता नहीं दे सकता। तो ये हमारी मजबूरियां बनती हैं कि जो भी इक़्तिदार में आ जाए और जो इसके खिलाफ में आए, अपनी जात से बाहर नहीं निकलते। प्रॉब्लम ये है कि हम दावा दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठ के बातें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम उनके बंदे भी पकड़ रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनका बिल्कुल ही फारिग कर दिया, सियासत से दस्तबरदारी करवा दी और वो घर चले गए, वो हैं भी नहीं मंजर आम पर। फिर हम जो बचे हुए हैं उन पर भी क्या कहते हैं कि पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप एक तरफ से कहते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, तो बात करने के लिए तो फिर आप अगले बंदे को लेवरेज देते हैं। इरशाद भट्टी साहब, देखिए, हम एक लायानी, बेमानी और बेमकसद बहस में पड़े हुए हैं। इशू ये है कि अगर आप मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात पे बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए और मईशत के लिए, दहशतगर्दी के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए। आप लेकिन सब आप नहीं स्टेक होल्डर्स में किसको काउंट करते हैं? ना करें। इमरान खान को काउंट करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, सियासत है, सहाफ़त है, हम सारे इस मुल्क के हैं ना। जिनको आप इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको शामिल करना चाहते हैं, करें, करके तो बैठें। और 9 मई है, वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ है। मैंडेट चोरी है, वो ज़ाहिर है ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ है। तो सारों को बैठ के तो कोई हल निकालें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, ना करें, फ़ाइन, कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क तो चलाएं, जिस काम के लिए आए उसके लिए तो चलाएं। हम इस काम के लिए तो नहीं आए थे कि जरदारी साहब का 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ हो जाएगा, नवाज शरीफ बाल बच्चे समेत वापस आ जाएगा, इसहाक डार आके डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाएगा। चलो, इसहाक डार आके डिप्टी वज़ीर आज़म बन गया, नवाज शरीफ का सारा कुछ माफ़ हो गया जो किसी महज़ब दुनिया में हो ही नहीं सकता था, किसी रूल ऑफ लॉ में हो ही नहीं सकता था। शहबाज शरीफ साहब और अहले खाना का टीटी ख़त्म हो गया जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड था। जरदारी साहब फिर से वाने सदर में एक मोजा हो गया और आके बैठ गए। आसफा खातून अव्वल बन गई, बिलावल भुट्टो MNA बन गए। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान और सिंध ले ली, वो मरियम नवाज को उन्होंने लॉन्च कर दिया। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम होने के बावजूद उस गुब्बारे में हवाएं भरी जा रही हैं। शहबाज शरीफ ऊपर बैठे हुए हैं। और भाई, हमें क्या मिला? इस मुल्क को क्या मिला? आप सारों ने अपनी स्लेटें साफ की, अपने अहलो यार समेत आप आ गए। हमें क्या मिला? शहबाज शरीफ साहब आपको कोई जरा शर्म आती है? मेरी बात सुनिए फरवा, आपको कोई जरा जी मेरी बात सुनिए, इनको कोई जरा शर्म आती है? हमारा हाल देखें, वाने सदर का बजट बढ़ा लिया है। कोई जरा शर्म आती है? हमारा हाल देखें, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा लिया है, अरकान असम्बली की मरात और सहूलियात बढ़ा ली हैं, VVIPs की मुफ्त बिजलियाँ, गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोल जारी है। और ऊपर से निजी बिजली घाट डाकों के मुआहदे इन्होंने किए और इनके ही लोग हैं जिनके साथ इन्होंने खुद मुआहदे किए। मतलब पैसे भी इन्हीं को जा रहे हैं और हम इनके सामने इhtजाज कर रहे हैं। जो मोहल्ले में डाके डालता है उसके सामने इhtजाज कर रहे हैं हम, के डाके हमारे मोहल्ले में डाके पड़ रहे हैं। तो अगर वो आप नहीं कर सकते तो बिजली चोरी रोक लो यार, लाइन लॉसेस रोक लो, मुफ्त बिजली वाला रोक लो, तो कम से कम कोई हमारा रिलीफ हो। छोड़े मुज़ाकरात को, छोड़े इमरान खान को, छोड़े तहरीक इंसाफ को। भाई, आपको दुनिया भर के रिलीफ मिल गए हैं, इस कौम को रिलीफ दो, इस मुल्क को रिलीफ दो। फिर भी एक लगे हुए हैं, एक वो उसको उसके साथ, उसको उसके साथ। तो ये ना इस काबिल हैं कि ये रिलीफ दें, क्योंकि नीयतें ठीक नहीं, खुद को ही देंगे,
ना इन्होंने मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल और मरियम ने कभी इनको नौकरी की हो, कारोबार किया हो, बजट बनाया हो, घर का बजट चलाया हो, इनको हमारे मसाइल का पता हो। ना इन्होंने कुछ करना है। ये इसी तरह ही छोटे छोटे बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए छोटे लोग हैं, ये लगे रहेंगे और इसी तरह सवा सत्यानाश हो गया हमारे मुल्क का और आगे भी होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। देखें, ये हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो चाहे नून लीग के वजीर हों, पीपल्स पार्टी के हों या पीटीआई के दौर के हों। ये लोग बेचारे जहाज़ पे जाते हैं, बैरूनी मुल्क दौरे करते हैं, दिन रात एक करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अगर वो हमारा पैसा खर्च भी कर लेते हैं, उनको जितनी मुश्किल से मांगना पड़ते हैं पैसे। आपने कभी मांगे किसी से पैसे सर उधार? आपको क्या पता हो? आपको पता है कि कश्मीर उठाना कितना? इसमें तो माशाल्लाह अब सर अब तो मैं अपने माशाल्लाह कद से बड़ा कशकोल है। और वो शहबाज शरीफ साहब की बात याद आ रही है कि मैंने उसको कहा, हबीबी अगर मूड अच्छा है तो 1 करोड़ और दे दे। तो मतलब बड़ी बात है। नहीं, लेकिन ये हम ऑन अ वेरी लाइटर नोट बात कर रहे हैं, ये किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बड़ी सीरियस बात है अतर, कि हम अब किसी मुल्क में जाते तो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं जहां पहुंचता हूं तो मेरी शक्ल देख के किसी को बुरी लगे, क्यों? मेरी शक्ल देख के लोग कह देते हैं कि ये मांगने आया है। अब ये हमारा स्टेटस है। आईटी के अंदर हम पीछे हैं। आप ये ओलंपिक्स चल रहे हैं पेरिस, वो उठा के देख लें कि हमारी क्या स्टेटस है, ठीक है, बाकी ममालिक के साथ अतर। लेकिन पॉइंट ये है कि बिल आखिर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा, ये तो बात बिल्कुल तय है। अब ये सियासी इस्तेहकाम के लिए आप समझते हैं कि माइनस इमरान फॉर्मूला फिट बैठ सकता है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा यहाँ पे? ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहस चल रही है और बहुत सारे हुकूमती शख्सियात भी कहती हैं ये बात कि सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, अपोजिशन में भी लोग सियासी इस्तेहकाम कहते हैं। लगता है ऐसे है कि कोई अलजबरा का फार्मूला है जिसको हमने हल करना है और उसका हल हमसे नहीं निकल रहा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कोई चीज नहीं है। सियासी इस्तेहकाम क्या होता है? सियासी इस्तेहकाम आता है आइन के ऊपर अमल दरामद से। सियासी इस्तेहकाम आता है इंतखाबात से। इंतखाबात में जिसको वोट पड़ता है, जिसको मैंडेट मिलता है, एक अवामी बैकिंग वाली हुकूमत आ जाती है। इतना सिंपल सा ये फार्मूला है, इसको हमने अलजबरा क्यों बना दिया? ऐसे तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा कि हम सारी सियासी जमातों को इकट्ठा बैठा दें। आज बता दें दुनिया के किस मुल्क में सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठी हुई हैं जहां पे इस्तेहकाम है? जमातें तो सम टाइम एक दूसरे से बात भी नहीं करती। इवन जापान में आप देख लें क्या होता है, वहां पे हुकूमतें आती भी हैं, हुकूमतें जाती भी हैं। आप मगरिब की मिसाल ले लें, आप अमेरिका की मिसाल ले लें। क्या आज कोई उधर कह सकता है कि जी जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो अमेरिका में इस्तेहकाम आएगा? नहीं, वहां पे जो उसका आइन है उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो वो इस्तेहकाम आ जाता है। यहाँ पे इशू ये है कि हम आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, तो ये मेन इशू है। अगर ये मिलिट्री कोर्ट में जाता है खान साहब वाला मामला, तो आप समझते हैं कि ये हमेशा के लिए माइनस हो सकता है? नहीं, सियासत में माइनस अवाम करती है। मुल्क का वो लीडर जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हो, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हो, जिसके वो एक फेडरेशन की अलामत हो, उसको कैसे माइनस किया जा सकता? कौन उसको माइनस करेगा? क्या आसिफ जरदारी उसको माइनस करेंगे या शहबाज शरीफ साहब उसको माइनस करेंगे? बगैर सिंबल के आप देख लें, उसने इन सबको हरा दिया। तो और फिर उनके बंदों को खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। वो सारा इलेक्शन हमने देखा। वो कसूरवार किसके हैं खान साहब? किसके कसूरवार हैं वो? मैं वही पूछ रही हूँ, किसके कसूरवार है? जिनके हैं उन्होंने ही माफ किया। ये तो देखें कब वो तो खावर मानिका ने उनपे केस किया। खावर मानिका से माफी मांगे आप? खावर मानिका वाले केस की बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं पता। हर उनके ऊपर तो 200 केस है, 200 केस है उनके ऊपर। तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि उठ के कहता है मेरे कसूरवार है, पर ये तो अदालतों ने साबित करना है ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि जरदारी से माफी मांगनी है या नवाज शरीफ से माफी मांगनी है। अगर वो कर ही नहीं सकते तो फिर मेरा ख्याल से तो सिरे से फिर हमें ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने दावत दी है तो फिर आकर बैठे। फिर तो उनसे बात ही नहीं बनती। फिर तो वो सही कह रहे हैं कि जिनसे बात करनी है उनसे ही बात करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब बड़े खामोश हैं, कुछ सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं। उनको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी खामोशी की क्या वजह है? बड़े खामोश हैं, खोए हैं। बड़ी गौर से आप बात सुन रहे थे, अतर साहब की भी और इरशाद भट्टी साहब की भी। मैं सवाल भी साथ ही रख लेती हूँ। मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में आपने हमसे ज़्यादा सियासत देखी है और तारीख़ देखी है, डील्स हो भी जाती हैं,
एनआरओज हो भी जाते हैं, माइनस होते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। इस केस में इतना डेडलॉक क्यों है? देखें, आपने कहा कि मैं जाहिर है कि मुझे वो लुच चलने की तो आदत नहीं है ना कि मैं लोगों की गुफ्तगू के बीच में जाके गुफ्तगू करूं। तो मेरे दो साथी अगर बात कर रहे हैं तो मेरा काम है मैं सुनूं, मैं वही काम कर रहा था। तो ये तो हो गया आपके पहले हिस्से का जवाब। अब आप आगे चलें। यहाँ माइनस करने की बातें हमेशा हर एक के लिए हुई। भुट्टो साहब को फांसी दे दी, फिजिकली होगी, उनकी पार्टी वजूद में थी, है, खत्म होगी तो नेचुरल तरीके से होगी। इमरान खान की पार्टी के ऊपर सख्ती है, रहेगी। अभी कब खत्म होगी ये मुझे और आपको एकदम पता चलेगा कि जी वो तो मुक गया काम। वो तो जैसे आज नवाज शरीफ के ऊपर सारे फटाफट बोल देते हैं कि जी वो तो वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वो ये क्या हुआ। तो ये जो गुफ्तगू गेट नंबर 4 पे हाजिरी की इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में करते हैं, वो क्या है? वो अवाम के लिए हो रही। तो फिर थोड़ा सा सह लेना। वो जो कहते थे मैं वहां पे वाशिंगटन में खड़े होकर पाकिस्तानी डायस्पोरा को बजाय इसके कि उनसे इन्वेस्टमेंट मांगते हो, कहते हैं मैं जाके नवाज शरीफ पे एसी उतारूंगा। भाई किसी ने कहा था कि आपका गुस्सा थमने में नहीं आ रहा। आप कहते हैं डकैती चोरी हुई 16 महीने और 6 महीने हो गए, भाई पौने 4 साल आप मरकज में रहे, तीसरी टर्म आपकी, आप जो बारियों की बात करते थे केपी में आपके पास मौजूद है, आपने क्या किया वहां पे? लोग आज भी बारिशों में बह गए। तो जिक्र है किसी चीज का सवाल इस बात के कि हम अपने खान को निकालने के लिए कर रहे हैं? कितने हेलीकॉप्टर और कितने लोग निकाल दिए? वहां यूनिवर्सिटियों को बेचा जा रहा है पैसे बनाने के लिए। वहां कर्जे 70 अरब से 700-900 अरब रुपए पे पहुंचा दिए गए। ना यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई कॉलेज बना, ना बीआरटी पूरी बन सकी, जिसको जंगला बस कहते हैं। आज भी वहां पे जब बारिश हुई है तो वो वहां से जो मनाजिर आए हैं वो जरा देख लें। ये तरक्की हुई है। मिसालें लाहौर की और गुफ्तगू करनी है कि जी इन्होंने क्या कर लिया। उन्होंने तो बहुत कुछ करके दिया, जमीन पे मंसूबे लगा के दिखाए कि स्पेस को छोड़ दे। असल इशू ये है कि हम सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? इमरान खान साहब का महवर क्या है? उनकी गुफ्तगू का मरकज फौज है, कुछ और नहीं है। अगर मेरी नहीं मानते तो हमला भी उसी पे करूंगा। और अब भी यही कह रहे हैं कि वहां जीएचक्यू पे जाना कोई पाबंदी नहीं है। भाई पाबंदी है। और आईएसआई के ऑफिस पे जाना पाबंदी है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमेशा प्रोहिबिटेड एरिया में आती है, वो जलसों और मुजाहिरों के लिए नहीं होती। आपने की, आपकी अब गुफ्तगू और लड़ाई भी उन्हीं से है। और उन्होंने खुल के आपसे कह दिया, कोई वो छुप के नहीं कह रहे। डीजीआईएसपी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो फौज की बात करते हैं कि आपको माफी मांगनी होगी और सिद्ध के दिल से मांगनी होगी, फिर हम देखेंगे, फिर आप जाके बात करेंगे। अच्छा, ये मैं जो बहुत सारे लोग हमारे आइन कानून, मतलब कादमी साहब स्पेशली बात करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। ये आइन कानून 70 साल से यही रुल रहा है। यहाँ जो माशाल्लाह है, किसी ने क्या किया उनके बारे में? यहाँ तो रेफरेंडम में जाके इमरान खान ने वोट डाल दिए थे फटाफट के, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यहाँ नवाज शरीफ जनरल माफी इस बात की भी तो जामिन नहीं है ना, इस बात की भी तो जामिन नहीं है कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि जमहूरियत पसंदी जो हम ढूंढ रहे हैं ना, अपने अपने ढोंग रचा के कि मुझे ये पसंद है और मुझे वो पसंद है, सबने अपने अपने टाइम पे एक ही काम किया है। तो ये सारे अगर आपस में नहीं बैठ सकते तो मैं आपको बड़ी इस अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि हमारी पस्ती की और कोई अगर कोई जगह निकल आए, कोई लफ्ज निकल आए खाई के अलावा, तो वो निकाल लें। हमारा रास्ता कोई नहीं है। अगर ये नाकाम हो जाते हैं आमिर इलियास साहब, अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो वो जो टेक्नोक्रेट सेटअप, वो तैयार बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, वो फिर आपको लग रहा है? तौबा 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 तौबा। डॉक्टर इशरत हुसैन मुशर्रफ दौर में 3 साल वजीर रहे कि मैं इस्लाहात करूंगा। इमरान खान के दौर में एडवाइजर रहे कि मैं इस्लाहात करूंगा। शमशाद बेगम हर दौर में। ये टेक्नोक्रेट कौन है? ये नीम फौजी हुकूमत के हिस्सेदार होते हैं। ये चूरन बेचते हैं कि हम आपको, लेकिन अब उनसे खौफ आ रहा है ना, उनसे ही खौफ आ रहा है, हुकूमत को खौफ आ रहा है। एक मिनट फरवा, मैं आपको बताता हूँ ना हम फौजी ठीक कर सके, ना हम जमहूरी कर सके, ना हम टेक्नोक्रेट कर सके, तो हमें सबको मिलके, वो मैं कोई नेशनल यूनिटी का सौदा नहीं बेच रहा, हमें कुछ टाइम फ्रेम तय करना होगा कुछ चीजों के ऊपर कि इन चीजों को हम सियासत छाट के इस मुल्क को दोबारा खड़ा करने के लिए, कहीं पे रास्ते पे लाने के लिए, कि इन चीजों को हम नहीं छेड़े। क्या खान साहब ने नहीं कहा था पहले 100 दिन में मैं ये जो एसओईज हैं, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज और जो बेपनाह खसारे में, या इनको चला दूंगा, ये बेच दूंगा, कुछ किया? फिर 6 महीने के फिर से मैसेज आया कि 1 साल इन पे तनकीद ना करें। सबने सब कुछ आजमा लिया, नहीं हुआ ना। मुझे बिल्कुल याद है ये जो वक्त आप बता रहे हैं, यहाँ तक के हेडलाइंस पे भी कहा गया था कि आप इतना 40 सेकंड 30 सेकंड से ऊपर इसके ऊपर इशू पे बात ना किया करें, ये ऐसे ये वैसे, बहुत कुछ हमने देखा है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमने सारे बिगाड़ देख लिए। हाँ, ये सब सारा चूरन हमने देखा है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की, वो ये थी भट्टी साहब कि जो हुकूमत लेना चाह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग
बैठी हुई है पार्टी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी तरह दबाव डाल ही नहीं पा रहे। भूख हड़ताल की, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये क़यादत का फेलियर है, ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए फरवा, मैटर नहीं करता। इमरान खान साहब के मुकदमे हैं, वो भुगत लेंगे। 9 मई है, अगर कोई नहीं बैठना चाहता तो 9 मई रियासत इतनी मजबूत है कि वो 9 मई का हिसाब ले लेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव ना भी डाल पाए तो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है ये हुकूमत, मैटर क्या करते हैं ये वादे, इनके दावे नारे। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है दहशत गर्दी ख़त्म होने की, मईशत के बेहतरी की। इशू ये है कि ये डिलीवर करें, गवर्न करें, परफॉर्मेंस दें, गवर्नेंस करें। अब ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने किसी दौर में भी नहीं किया। इन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। कर्जे इन्होंने लिए, करप्शन इन्होंने की, लुटमार इन्होंने की, अपनी जायदादें इन्होंने बनाई, औलादें सेट इन्होंने की, पोशाकें, खुराकें, दवाइयाँ, डॉक्टर, सब कुछ किया इस मुल्क में। एक क्या ना किया कि ये तो ना जमहूरी थे, ना हैं, ना होंगे। तो अब इनको कहना कि इनकी शक्ल में हमने जमहूरियत भुगत ली है, ये जुल्म है इस मुल्क पे। लेकिन ऑप्शन ये कभी भी ये ना। जमहूरी नहीं थे, ये हमारे पास कभी भी जमहूरियत नहीं है, ना ये जमहूरी थे, ना ये अब आइंदा होंगे। ऑप्शन भी देना कि अगर ये नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, मैं देता हूँ ऑप्शन देता हूँ। वो बात सुनिए, नहीं प्लीज अल्लाह के नाम पे आप देखें, मैटर नहीं करता। इमरान खान क्या जेल में है भाई, उसके मुकदमे हैं, वो इख्तिदार में तो नहीं है ना। इस वक्त मैटर कौन करते हैं? जो इख्तिदार में हैं, जिन्होंने वादे किए हैं, दावे करे हैं। अगर ये डिलीवर करते हैं, छोड़ दें इमरान खान के, ना बैठे इमरान खान के साथ, ना दें उसको रिलीफ, छोड़ दें उसको, डिलीवर तो करें, जो वादे हैं उन पे पूरे तो करें। और अगर नहीं कर पाते तो फिर बदल लें, जरा जेलें बदल लें, ये जेल चले जाएं, जेल वालों को ले आए, वो एक मर्तबा देख लेते हैं। ये हम कहते हैं ना सदारती भुगत लिए, वो भी ये उनके साथ थे। हम कहते हैं जमहूरियत, वो भी ये उनके साथ थे। मार्शल लॉ भुगता, वो भी उनके साथ थे। तो इनकी शक्लें थी जो हमने बार बार भुगती हैं। अब इनसे हमारा, इनको देखते ही पित्त निकल आती है, गर्मी दाने निकल आते हैं। चले, इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया है ज़हन में। मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जसारत करके मैं भी पूछ ही लूँ वो सवाल, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, फिर वापस आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इरशाद भट्टी साहब कहते हैं शक्लें बदल जाती हैं, सिचुएशन वही रहती है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमें डायग्नोज हो जाए कि बीमारी किस वजह से है, तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी होती है। ये मेडिकल साइंस कहती है। अब हमें बीमारी का पता है लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। सवाल सादा सा ये है कि क्या सियासत विदाउट इंटरफेरेंस होनी चाहिए? जी फरमा, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी अतर आपसे। जी नहीं, ये जो सारे जो जिक्र हम करते हैं ना यहाँ पे, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं। मैं एग्री करता हूँ आपसे। असल बीमारी वही है जिसकी जानिब में बात करता हूँ, वो वही है कि आइन और कानून के ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। अदरवाइज इसी किस्म की अलामात आपको नजर आती रहेंगी बार बार। ये तो सारे वो फोड़े हैं ना जो जिस्म के ऊपर नजर आते हैं, लेकिन अंदर जो बीमारी है वो ये है कि यहाँ पे आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अवाम के वोट से हकीकी जो जमहूरी हुकूमतें बनती हैं, फिर वो उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। जब आप बंद कमरों में बैठ के हुकूमत बना लेंगे और उसमें सारी सियासी जमातों का अपना अपना किरदार है, तो फिर आप अवामी जो जिसे आप कह सकते हैं मफादात, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। फिर आपको अपना इक़्तिदार बचाना वो प्रायोरिटी होती है। और यहाँ पे ये बड़ा फैशनेबल है कि जी कि सारी सियासी जमातें बैठे हैं, COD हो गया है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। ये एब्सोल्यूट रबिश है जी। कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जिस मुल्क में आप आइन पे अमल दरामद नहीं करते, तो बामी मुआहदों के ऊपर आपने क्या अमल दरामद करना, या बामी मुज़ाकरात के नतीजे में क्या चीज निकलेगी? यहाँ पे एक ही सूरत है कि जो जिसका किरदार है वो अपने किरदार अदा करे आइन के मुताबिक। जब तक वो नहीं होगा, इसी किस्म के मसाइल यहाँ पे होते रहेंगे। सही। आमिर इलियास साहब, क्या सियासत इंटरफेरेंस के बगैर हो सकती है, खास करके 2024 के इलेक्शन के बाद? सियासतदान
जब खुद वहां से आज जिसको सारे हमारे दोस्त कह भी रहे हैं कि उनके अलावा तो पाकिस्तान में किसी को वोट ही नहीं पड़ा, शायद बाकी सियासी पार्टियां वैसे ही आगे कागज पे लिख के कि ये वोटिंग हो गई, तो फिर वो वहां क्यों जा रहे हैं? वो आवाम पे रहे ना, ट्रस्ट करें कि ठीक है मैं फाइट करूंगा, पार्लियामेंट में मेरे लोग हैं और मैं पार्लियामेंट में किरदार अदा करूंगा। वो बजट में सहूलत क्यों पेश करते हैं, वॉकआउट क्यों करते हैं उनके लोग? वो क्यों वहां पे खड़े होकर तंग क्यों नहीं करते? उन्होंने पूरी की पूरी बजट को मलियामेट करने का, इमरान खान ने 3 जून को धमकी दी थी मैं पास नहीं होने दूंगा, तो उनके लोगों ने तो बड़ी आसानी से पास करा दी। तो अपना पार्लियामेंट में फाल किरदार अदा करें और उस काम के लिए करें जिसके लिए आज उनके पास वोट है ना, तो इंतखाबी इस्लाहात के साथ बैठ जाएं। वो कहें नहीं मानते तुम्हें, लेकिन हम चूंकि पार्लियामेंट में बैठते हैं, जहां दिल करता है वहां फौरन पार्लियामेंट याद आ जाती है कि पार्लियामेंट के बगैर आप कैसे कर सकते हैं कोई फैसला, और तो फिर आप वहां जाए ना। मतलब मैं आपको वो हल बता रहा हूं जो आज का सबसे छोटा हल है। इरशाद भट्टी साहब, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए और हुदूद का तयन बड़ा जरूरी। खूबसूरत जुमला बोला है आपने। मैं इस पर आपको किसी दिन लाहौर आकर मुबारकबाद दूंगा। मैं इस हक में हूँ कि सारों को बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कम से कम कुट्टी नहीं होनी चाहिए और बड़ापन दिखाना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए और इनके मसाइल के लिए। लेकिन अगर आप नहीं बैठना चाहते और आपका ख्याल है कि हम ये मसले हल कर पाएंगे तो करें। देखें ना, 2 चीज़ें हैं, या नाकामी माने कि इमरान खान को इंगेज किए बगैर, तहरीक इंसाफ को इंगेज किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे और आपकी सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक सियासी अदम इस्तेकाम होगा, आपकी दहशतगर्दी नहीं रुक पाएगी जब तक हम सारे 1 पेज पे नहीं होंगे। या नाकामी माने और बैठ जाएं, और अगर आप समझते हैं कि कर लेंगे तो डिलीवर करें, बिस्मिल्लाह करें और इस मुल्क को डिलीवर करके दिखाएं। ये दरमियान में भंबल भूसे ना खेलें, हमारे साथ गेमें ना खेलें प्लीज़ मेहरबानी करके, और ये ना करें कि उसको जेल में रखना है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी। भाई ठीक है, दोनों कर लो, इमरान खान को पर बगावत का मुकदमा करो, आर्टिकल 6 लगाओ फाइन, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो, लेकिन फिर साथ एक गारंटी दे दो इस कौम को 24-25 करोड़ को कि आपके मसाइल हम अगले 6 महीने में हल कर लेंगे। अगर ये गारंटी दे सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करो, और अगर नहीं दे सकते कि उससे बात करो, कोई एक काम तो करो यार। और ये कंपनी चलती नजर नहीं आ रही है जो शहबाज एंड कंपनी है, नवाज एंड कंपनी है, जरदारी एंड कंपनी है, ये किसी जोगे नहीं है। इनके पास ना इखलाकी कुव्वत है, ना मैंडेट है, ना इनके पीछे अवाम है। ये मौका शनास लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, एक गिरोह इकट्ठा जिनका कोई नजरिया नहीं, इक्तदार, मफादात, अपना आप। तो अगर ये रज गए हैं तो हमारे मसाइल हल करें, हम भूखे हैं प्लीज अल्लाह के नाम पे, और अगर नहीं मसाइल हल कर सकते साइड पे हो जाएं, और अगर साइड पे नहीं होना तो उससे बात कर लें, अगर उससे बात नहीं करनी तो मसाइल हल कर लें, कुछ तो करें। ठीक है, कुछ तो करें। अतर, आपका क्या कमेंट है? कुछ कर लेना चाहिए? ये बिल्कुल करना चाहिए। मसला ये है ना, देखें इसी मीडिया के ऊपर तवातर से एक चीज कही गई कि कबूलियत और मकबूलियत। हाँ। मकबूलियत कोई मैटर नहीं करती, आप जितना मर्जी वोट ले लें, जब तक वहां से जो है कबूलियत नहीं होगी तो आगे मामलात नहीं बढ़ सकते। तो जब ये एतराफ खुद ही बड़े बड़े दानिश्वर टीवी के ऊपर करते हैं तो फिर जिधर मसला है वो इमरान खान ने उधर ही बात करनी है। बाकी मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और ये बाहमी जमातें नहीं, आइन और कानून के वो किरदार वो इसी तरह अदा करना पड़ेगा ना कि आप जिससे बात करेंगे उसे कहेंगे कि हर कोई अपने अपने आईनी किरदार के अंदर रहे, तो तभी मामलात हल होंगे। तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जमातें मिल बैठ के कोई एकदम से कोई ऐसा फार्मूला निकाल देंगी कि मुल्की मसाइल हल होंगे। जो सूरत-ए-हाल है वो हमारे सामने है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपका भी, इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आतर, थैंक यू सो फॉर ज्वाइनिंग अस। और मसले का हल निकालना है तो फिर बातचीत से ही निकलेगा, और बातचीत जिन लोगों ने करनी है उनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आवाम का बहुत शदीद बुरा हाल हुआ है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे।